सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर 2008 बैच, और आप सभी के सामने मेरा फर्स्ट ट्विटर लाइव सेशन में लेके आई। सेकंड के लिए वेट करूंगी ताकि और भी एस्पिरेंट्स, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स ज्वाइन कर लें। जैसा कि सेशन के बारे में ब्रीफली मैंने लिखा भी है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में मैं अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी वो मैं शेयर करूंगी। और मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन में ब्रीफली यही बताना चाहूँगी कि मैं हूँ सोनल गोयल। मैं हूँ 2008 बैच आईएएस ऑफिसर। मेरा काडर त्रिपुरा है। 2009 से लेकर 2016 जुलाई तक मैं त्रिपुरा काडर में मेरी सेवाएं मैंने दी, और उसके बाद में मेरा हरियाणा में डेपुटेशन टर्म रहा 4 इयर्स का, और अब मैं बैक टू त्रिपुरा काडर हूँ। मेरी पोस्टिंग फिलहाल एज स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर इन त्रिपुरा भवन अंडर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इन दिल्ली मेरी पोस्टिंग है। तो विदाउट फर्दर डिले आई थिंक जो सिविल सर्विसेज है, हम सबको पता है कि सिविल सर्विसेज इंडिया में आज भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। तो जब भी हम इसकी तैयारी के बारे में बात करें तो ये सबसे पहली बात तो ये क्लियर है कि बहुत इजी नहीं है, लेकिन एक ये भी बात मन में विश्वास रखने की है कि हर साल एस्पिरेंट्स क्लियर करते हैं। तो अगर हम लास्ट 2 से 3 साल का डेटा लें तो लगभग 10 लाख ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं, और जो सिलेक्शन होता है वो होता है फ्यू हंड्रेड्स। सो द सिलेक्शन इज इन फ्यू हंड्रेड्स, एंड उसके अंदर भी आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, और उसके अलावा फिर जो और सेंट्रल सर्विसेज हैं लाइक दी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये सारी सर्विसेज के अलावा फिर कुछ ग्रुप बी सर्विसेज भी रहती हैं। तो जो सिलेक्शन है वो 1000, 1100, 1200 या उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी विच यूपीएससी पब्लिशेस एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी है, तो सबसे पहली जो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है, आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सिविल सर्विसेज ज्वाइन क्यों करना है, कि क्या आपका बर्निंग पर्पस क्या है, तो क्या रीजन है। और ये पर्पस इसलिए जानना जरूरी है कि आप जब भी मोटिवेटेड नहीं रहोगे, जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे, तब उस दौरान में कुछ लो फेजेस आते हैं। उस टाइम में ये पर्पस आपको मदद करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। और साथ ही साथ जब आप सिविल सर्विसेज जब ज्वाइन भी करोगे, जब आपका सिलेक्शन होगा, तब ड्यूरिंग द सर्विस टेन्योर भी वी ऑल फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। तो उस दौरान भी जो चैलेंजेस हम देखने को मिलेंगे हमें, उसमें भी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जो है जरूर मदद करेगा। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट इज द बर्निंग पर्पस। तो एक तो बात यह है कि सिविल सर्विसेज डेफिनेटली हैज रिस्पेक्ट एंड कैरिस्मा इन द सोसाइटी, और एक रिस्पेक्ट मिलती है आपको एज ऑफिसर। साथ ही साथ में इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू द पीपल एंड सोसाइटी। तो आपको एक बहुत ही यंग एज में ऐसा भी मौका मिलता है कि आप यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द कंट्री, टू वर्क फॉर द पीपल, मासेज। और आप बहुत कम उम्र में, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग से लेके आपके जो प्रमोशंस स्टार्ट होते हैं, तो उस तक आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो वर्किंग एट ग्रास रूट लेवल, वर्किंग विद द पीपल, ये सारी जो सेटिस्फैक्शन है ये है। और ब्रिंगिंग इम्पैक्ट एट द ग्राउंड फील्ड लेवल, ब्रिंगिंग इम्पैक्ट एट द ग्राउंड लेवल, ये सब जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं ये सिविल सर्विसेज से जुड़े हैं। हमने लास्ट 2 साल में देखा जिस तरीके से कोविड के कार्यकाल में हमारे सिविल सर्वेंट्स अक्रॉस द कंट्री, वेदर दे बिलोंग टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईपीएस, या इवन हमारे जो स्टेट सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, स्टेट पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उन सब ने जिस तरीके से कोविड के दौरान अपनी इतनी सेवाएं दी, तो ये भी एक अपने आप में उदाहरण है कि इंडिया में सिविल सर्विसेज की जो सेवाएं हैं वो हर दिन और रात में इम्पोर्टेंट हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज द इमरजेंसी रिस्पॉन्स और द क्राइसिस मैनेजमेंट इज कंसर्न।
तो ये सब तो हुई बातें कि इसमें प्रॉन्स क्या है या आपको क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड हैं ये भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इसके साथ साथ क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको फेस करनी हो सकती हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहली बात है कि एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है जिसमें आपकी दूसरी सर्विसेज के भी लोग होंगे, लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स होंगे, साथ ही साथ में मीडिया, जुडिशरी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एट लार्ज, और बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी किसी सर्विस में अबाउट फॉर द पॉलिटिकल इंटरफेस। तो ये जो एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है, ये डायनामिक पैराफर्नेलिया जो है, ये जो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपको फेस करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट अवॉइड इट टोटली। और साथ ही साथ में फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स भी सर्विस में रहते हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग आपके हाथ में जनरली नहीं रहती हैं, और आपका हो सकता है आज यहाँ ट्रांसफर हुआ हो, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 1 साल 2 साल आपको काम करने का मौका मिले। तो ये भी एक चीज है, और इसकी वजह से देन यू हैव टू कीप एडजस्टिंग योर फैमिली एंड पर्सनल लाइफ, तो वो भी एक इशू है जो आपको ध्यान में रखना है। सो हालांकि चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज हर सर्विस में होते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका क्या एम है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ब्रीफली अपनी स्टोरी के बारे में यहाँ बताना चाहूंगी कि मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो पापा ने अपना प्रैक्टिस सेटअप करने के लिए दिल्ली में शिफ्ट किया, तो हमारी पूरी एजुकेशन जो है दिल्ली में रह के हुई। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, उस टाइम में मैं CS भी कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स मैं कर रही थी। उस टाइम में मेरे को सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा। मैंने उससे पहले कभी हमारी फैमिली में किसी ने नहीं सोचा इसके बारे में। बिजनेस क्लास बेस्ड फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है। तो जब मैंने ये बात डिस्कस करी, उस टाइम में मैं CS भी कर रही थी। उस टाइम में ग्रेजुएशन के साथ में CS जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो करना भी अलाउड था। तो मैं CS का 2nd स्टेज का एग्जाम दे रही थी और ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में थी। तो जब ये इनिशियली बात मैंने डिस्कस करी तो बहुत डिस्कशन डिबेट हुआ, स्पेशली माय पेरेंट्स, माय फादर स्पेशली, उनको बहुत सारे एप्रीहेंशंस माइंड में आए कि सबसे पहली बात कि बहुत टफ कंपटीशन है, सिलेक्शन श्योर शॉट नहीं है, लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स देते हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, और उसके अलावा फिर आपकी सर्विस में कौन सी अलॉटमेंट होगी, कौन सी सर्विस मिलेगी, सर्विस में कौन सा कार्डर मिलेगा, कार्डर के बाद पोस्टिंग कहाँ होगी, फैमिली लाइफ कैसे बैलेंस आउट करेंगे। तो ये 2003 की बात है जो मैं बता रही हूँ, वे बैक ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स बैक। तो फिर मैंने बहुत डिस्कशन किया, मैंने पापा को कहा कि मुझे एक बार करने दीजिए, मेरा बहुत मन है, मुझे लगता है कि ऐसी ये जो अपॉर्चुनिटी है देश सेवा, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ और कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं देश के लिए, समाज के लिए अपना कुछ योगदान दे पाऊँ। तो फिर पापा ने बोला अच्छा ठीक है, आपको करना है तो आप कीजिए, लेकिन आपका लाइफ में प्लान भी होना बहुत जरूरी है। तो प्लान बी से उनका मीनिंग ये था कि अगर सिविल सर्विसेज में बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करोगे। तो मुझे ये एडवाइस बहुत अच्छी लगी, तो मैंने पहले ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया 2003 में। 2004 में मेरा CS कंप्लीट हुआ और 2004 में मैंने फिर एग्जाम लिखा, LLB एंट्रेंस लिखा। मेरा LLB में सिलेक्शन हो गया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ में मैंने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू किया क्योंकि मेरी CS कंप्लीट हो गई थी। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अर्न करना चाहिए, अपना सेल्फ फाइनेंस करना चाहिए, एटलीस्ट माई स्टडीज, एंड ऑल्सो आई शुड गेन सम एक्सपीरियंस भी मुझे कुछ होना चाहिए। तो वो भी स्टार्ट किया और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। तो 2004 से 2007 तक ये 3 चीजें पैरेलल चली मेरी लाइफ में। फोकस था सिविल सर्विसेज की तैयारी, लॉ की भी क्लासेस, क्योंकि रेगुलर कोर्स था, उसकी क्लासेस भी मैं अटेंड करती थी, और साथ ही साथ में मेरा जॉब भी चल रहा था जो कि पार्ट टाइम था। तो काफी इजी नहीं था, काफी स्ट्रगलिंग फेज था, और बहुत मैंने कई बार मैं भी डिमोटिवेट हो जाती थी। लेकिन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया 2006 में, और 2006 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मैंने मेंस एग्जाम लिखा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गई, मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं अब मैं क्या करूंगी क्या नहीं। तो फिर मैंने अपने आप को ये कमिटमेंट किया कि अब ये जो अटेम्प्ट है ये मेरा फाइनल बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, और मुझे इसके बाद कोई अपने ऊपर ग्रज नहीं होना चाहिए कि मैंने जो है अपना एफर्ट बेस्ट नहीं दिया। तो मैं जो अपनी तैयारी कर सकती थी, क्योंकि मुझे
थोड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिखा था, तो मुझे एक्सपीरियंस ये हो गया था कि मेरी गलतियां कहाँ रही, मेरे मार्क्स कम क्यों आए, मुझे इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आया। तो मैंने उन चीजों को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करी, मैंने अपनी पूरी एफर्ट के साथ में मेहनत शुरू करी। और 2007 में जब मैंने दोबारा मेंस लिखा, मुझे खुद रियलाइज हुआ कि वो काफी बेटर गया था 2006 की अटेम्प्ट के कंपैरिजन में। और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ 2008 में बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी, सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय हार्ड वर्क, आई गॉट सिलेक्टेड। और मेरा 2008 में जो हमारा रिजल्ट है उसमें ऑल इंडिया रैंक 13 आई। वो दिन आज भी मुझे याद है, 12 मई 2008 जिस दिन रिजल्ट आया। एक इमेमोरेबल एक्सपीरियंस है। यू गेट इमोशनल, यू गेट सेटिस्फाइड, यू ऑल्सो फील कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, एंड यू थैंक द ऑलमाइटी। और जो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था उनका ऋण तो मैं आज भी नहीं उतार सकती। तो वो सब चीजें आज भी मेरे जहन में रहती हैं। उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की लबासना मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। 1 सितंबर 2008 में मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो लगभग खत्म हो रहा था, ओवर हो रहा था। उसके लास्ट 3-4 दिन में हमारा कार्डर अलॉटमेंट हुआ और मुझे मणिपुर त्रिपुरा कार्डर मिला। उसके बाद में हमारा फेज 1 ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। फेज 1 ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया जून 2009 में। जून 2009 में ही मेरी मैरिज हुई और मेरे मैरिज के ऑलमोस्ट 15 दिन बाद में मैंने त्रिपुरा कार्डर ज्वाइन किया। 2009 जून से लेके मैंने फिर ऑलमोस्ट 7.5 years मैंने त्रिपुरा में अपनी सेवाएं दी, मेरी फील्ड पोस्टिंग्स रही। और मैं फिर हरियाणा आई ऑन इंटर कार्डर डेप्यूटेशन 4 साल, और अब मैं दोबारा त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ में कार्यरत हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने ब्रीफली अपनी जर्नी बताई है सिर्फ इसलिए बताई कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कभी शुरुआत नहीं कर सकते। अगर आप जनरली, जैसे अगर मैं आज व्यूअर्स के भी जो कमेंट्स पढ़ूंगी, तो आजकल जो युवा शक्ति है वो बहुत शुरुआत से ही सजग होती है। उनको शायद स्कूल के डेज से भी मुझे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि जो बच्चे क्लास 9 में है, क्लास 11 में है, कि हम तैयारी कैसे शुरू करें। तो ये जो एक्सपोजर है, ये जो एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये पहले शायद कम थी और अब बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अवेयरनेस काफी बढ़ गई है। तो ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ में ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, बट इस अपॉर्चुनिटी को हमें पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए ये एक मेरी एडवाइस यहाँ पे ये रहेगी कि जब भी आप ये डिसाइड करते हैं कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो हमारा प्लान बी अवश्य होना चाहिए। तो प्लान बी में ये है कि आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्रेंड्स, बहुत एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। आप इतना कुछ पढ़ते हो जो शायद आपने लाइफ में पहले कभी नहीं पढ़ा होता और बाद में भी नहीं पढ़ोगे। फ्रैंकली, हम तैयारी के बाद भी, सिलेक्शन होने के बाद भी इतना हम नहीं स्टडी कर पाते हैं, इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो नॉलेज जो आप गेन करते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप कैसे इन 2 से 3 सालों को, प्रिपरेशन को जो इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, तो आपकी ऑल्टरनेटिव करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके माइंड में क्लियर होना। और विशेष रूप से मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स को, स्पेशली महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए ये जरूरी है दैट दे शुड बी अर्निंग। तो ये ही ध्यान में रखना है कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको कैसे अपने जो टैलेंट है, अपने एफर्ट हैं, उसको राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। और साथ ही साथ में अगर सिविल सर्विसेज का नहीं होता सिलेक्शन, तो आप ऑल्टरनेटिव क्या करोगे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है कि आप तैयारी कब शुरू करो। सो व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। कुछ कैंडिडेट्स ने, कुछ एस्पिरेंट्स ने ऑलरेडी मेरा जो सेशन जो देख रहे हैं, उन्होंने शायद कमेंट बॉक्स में कुछ डाली भी है अपनी क्वेरीज। तो मैं फ्रेंड्स क्वेरीज को थोड़ा सा अपना जो ब्रीफ मेरा रहेगा, ऑलमोस्ट आधे घंटे का रहेगा, वो थोड़ा अपना मैं बोलूंगी। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मेरे पास पहले भी आए थे जब मैंने इसके बारे में पोस्टर डाला था, तो वो क्वेश्चंस भी लूंगी। और जो आज कैंडिडेट्स ने यहाँ पे लाइव सेशन में भी डाले क्वेश्चंस, उनको भी लेने की मेरी कोशिश रहेगी। तो बैक टू माई डेलिब्रेशन। तो जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि व्हेन डू वी स्टार्ट। तो
कुछ एस्पिरेंट्स क्लियर होते हैं कि उनको स्कूल के टाइम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। उनके माइंड में एक जज्बा है स्कूल में ही 9-10 से कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी है। उनके लिए मेरी एक ये एडवाइस है कि ये तैयारी जो है आप लगभग 1 साल बिफोर यू गिव प्रीलिम्स, और जब आप प्री से लेके इंटरव्यू दे रहे हो, ये 2 साल तो आपको हाई एनर्जी वाला रखना ही रखना है। मतलब इसके अंदर आपको अपने 100% एफर्ट देने हैं। उससे पहले जो भी आप करोगे उसको हमको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। तो मेरा मतलब यह है कि आपका स्कूल में भी जो आप कोर्स कर रहे हो, उसके बाद जो कॉलेज में भी कोर्स करोगे, उसमें भी आपको मार्क्स अच्छे लाने चाहिए, क्योंकि तभी आपका अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होगा। तो अगर आप स्कूल से तैयारी शुरू करना भी चाहते हो तो आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, ताकि आपका जो बेस है फॉर एग्जाम्पल फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके बारे में क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि जीएस में क्या इंपॉर्टेंट है और आपका थोड़ा एक ओरिएंटेशन डेवलप होगा। बहुत ज्यादा स्कूल लेवल में मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि कैंडिडेट्स को पढ़ाई शुरू करनी है। आप थोड़ा सा एक फ्लेयर, एक ओरिएंटेशन डेवलप कर सकते हो। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में अगर आपका बिल्कुल क्लियर है कि आपका ग्रेजुएशन के इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर अगर आपको एग्जाम देना है, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी क्लियर है कि यू शुड बी एटलीस्ट अ ग्रेजुएट एंड द नेक्स्ट ईयर एंड एटलीस्ट द एज शुड बी 21 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो क्राइटेरिया है, अगर आपका इसको फुलफिल करते हुए अगर ग्रेजुएशन के इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर है और अगर आप कोई और हायर एजुकेशन का कोर्स नहीं कर रहे हो, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो या कोई जॉब ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तब तो यू कैन डिवोट योर 100% अटेंशन फॉर दिस। बट इफ यू आर डूइंग देन अगेन इट इज इम्पोर्टेंट टू बैलेंस द प्रिपरेशन। तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स है उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए भी जो एंट्रेंस देना है, जो एग्जाम देना है, उसकी तैयारी भी करना। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कुछ लेने का सोच रहे हो तो वो भी सोचना होगा। और ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आप इतना जरूर कर सकते हो कि जो हमारी जो बेसिक्स हैं, आप यूपीएससी का सिलेबस, सिविल सर्विसेज का सिलेबस देख के यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग एटलीस्ट फॉर जनरल स्टडीज। और साथ ही साथ में जो मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके बारे में भी आप थोड़ा ओरिएंटेशन ले सकते हो, अगर तो वो सब्जेक्ट आप सेम रखना चाहते हो जो कि आपका इसमें ग्रेजुएशन में है। तब तो आई थिंक इट इज आपको बेसिक्स ब्रशअप करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल कुछ आप नया लोगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो उसके बारे में भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। तो हम ये जो टाइम है, ग्रेजुएशन का जो टाइम है, हम ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन के बाद अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो यू मे बी डूइंग सम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स लाइक मी, मैं जैसे कर रही थी, या आप कोई जॉब कर रहे हो उसके साथ में तैयारी शुरू कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम 8 से 10 घंटे, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं करूंगी यहाँ पे, और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि नहीं आपका 4 से 5 घंटे पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा। आपको कम से कम 1 साल प्रीलिम्स जब देना है उससे पहले आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, और उसमें 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब आपका एग्जाम का पीक पीरियड होता है 2 से 3 महीने, तब आपको 14-15 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन सिलेबस ही इतना वास्ट है, इतना सारा कंटेंट रहता है। तो देर इज नो पॉइंट इन मी मिसलीडिंग। तो ये सच्चाई है कि आपको इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हाउ डू यू बैलेंस योर टाइम फॉर स्टडीज एंड टेकिंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स या आप जॉब के साथ, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको मद्देनजर रखना। तो जब आप डिसाइड करो कि आपको कब तैयारी शुरू करनी है, तब आप यू शुड ऑल्सो सी दी क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 2 to 3 years, और यूपीएससी का सिलेबस जो है वो अच्छे से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन रहती है हर साल, और सिलेबस बहुत डिटेल में मेंशन है। तो सिलेबस का हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है और हर टॉपिक आप ध्यान से पढ़िए, रीड ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड छोड़ना नहीं है। मतलब यूपीएससी में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको लीव नहीं करना है पार्ट, आप कोशिश करके कवर सब कुछ करो। और ये भी बात जरूरी है जानना कि आपको रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है।
किसी भी एक टॉपिक में इतना डीप नहीं जाना है कि आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो वास्ट होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ एक टॉपिक का नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ टॉपिक विच रिक्वायर्स हो। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जिसमें करना होगा, बट नॉट फॉर एवरीथिंग, बिकॉज इतना आप नहीं कर पाओगे, कवर नहीं कर पाओगे। तो मैं स्ट्रैटेजी बेसिकली 12 मंथ स्ट्रैटेजी को मैं डिफाइन करती हूँ। जैसे कि अगर आपको सपोज नेक्स्ट ईयर 23 में आपको अगर प्रीलिम्स देना है, तो प्रीलिम्स होगा जनरली जून में होता है, जून जुलाई में प्रीलिम्स होगा, मई या जून में होगा। तो सपोज आपका प्री होना है नेक्स्ट जून 23 में, तो आपको कम से कम इस साल मई जून में आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इनिशियल जो 5 से 6 महीने हैं वो आपको कॉमन स्टडी के लिए करने चाहिए, जिसमें आप एक पूरा एक बेस अपना डेवलप कर रहे हो। तो बेस में क्या है कि यू आर स्टडिंग कंबाइनली फॉर ओवरऑल फाउंडेशन लेइंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। 5 से 6 महीने आप पूरा अपना सिलेबस, अपना टॉपिक कवर करोगे, और उसमें आपका कुछ छूटना नहीं है, उस तरीके से आप पढ़ोगे। नेक्स्ट जो 2 से 3 महीने हैं उसमें आप मेंस पे फोकस करो। मेंस पे फोकस करने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा मेंस में आंसर राइटिंग और रिपीटेड रिवीजन कैसे होगी उस पर ध्यान दो। तो इसके लिए फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग, क्योंकि हमारा जो सिविल सर्विसेज का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है मेंस के स्कोर के ऊपर। तो जो मेंस का जो स्कोर है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन तो प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस दे ही नहीं पाओगे। बट फिर भी अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा तो अगर आपको आगे मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान में रखना। लेकिन अज्यूमिंग दैट यू विल बी क्लियरिंग प्रीलिम्स, यू अटेम्प्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो उसमें आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो दोनों फॉर ऑप्शनल एज वेल, फॉर जीएस एज वेल, एंड फॉर द एसए ऑल्सो। एसए पेपर ऐसा है जो आपका प्रीलिम्स में नहीं होगा, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। और जब आपका प्रीलिम्स होगा उससे लगभग 2 महीने एटलीस्ट पहले आप सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान दो। तो प्रीलिम्स पे ध्यान देने का क्या मीनिंग है कि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, मतलब एक्सटेंसिव स्टडी करनी है। एक्सटेंसिव आपको ब्रॉड टॉपिक्स कवर करने हैं, करंट अफेयर्स देखने हैं, तो उसको कवर करना है। तो अब अगर मैं, जैसे कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे किसी ने कमेंट में लिखा है सी सेट की स्ट्रैटेजी को मैम बताएं, तो प्रीलिम्स जो है फ्रेंड्स वो एब्सोल्युटली मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं सी सेट, और इसमें दोनों ही सब्जेक्ट हैं वो 200 मार्क्स के हैं। तो एक्सटेंसिव नॉलेज, जैसे मैंने बताया कि एक्सटेंसिव नॉलेज को वो टेस्ट करता है। और इसमें बेसिकली क्या है कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो आपको वो कई क्वेश्चंस में आपको एलिमिनेशन भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि आपको हो सकता है कि उसका करेक्ट आंसर ना पता हो, लेकिन वो जो आपका जो प्रैक्टिस है वो ऐसे भी आपको हेल्प कर सकती है कि ये तो नहीं हो सकता, आई मीन दिस कांट बी द आंसर, सो मे बी बिटवीन 2 चॉइसेस देन यू डिसाइड। तो उस तरीके से है। तो सब्जेक्ट्स अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट 1 जो रहता है जनरल स्टडीज रहता है। जनरल स्टडीज में आपको पता है कि द हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल अफेयर्स, वो सब रहते हैं। करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सब्जेक्ट 2 है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आपको सी सेट में ही पढ़ना है। ये आपको बाद में मेंस में भी कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। तो जो सब्जेक्ट 2 है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो बेसिकली टेस्ट करता है आपकी कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, आपका जो मेंटल एबिलिटी है। और सिलेबस में एक बात लिखी है कि इट टेस्ट बेसिक न्यूमरेसी अप टू क्लास 10 लेवल। तो इट टेस्ट द बेसिक न्यूमरेसी अप टू क्लास 10 लेवल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग है, जो कि मिनिमम 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो इसमें स्ट्रेटेजी वही है कि आपको एक्सटेंसिव पढ़ना है, जितना आप करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज पे ध्यान देके, और जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें आपको जो है मॉक टेस्ट भी दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट इसमें दीजिए। नाउ आई कम टू दी मेंस। मेंस जो है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें जो स्कोर आपका मेंस में आएगा उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रैंकिंग क्या रहेगा। तो मेंस में 7 पेपर्स होंगे, जो कि 215 to 7, और
अगर मैं डिटेल में बात करूं तो पेपर 1 होता है एस्से का, और पेपर 2 होगा हिस्ट्री, हेरिटेज और ज्योग्राफी। पेपर 3 है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 4 है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 4 है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये एक टॉपिक है जो हमारे टाइम में नहीं था सिविल सर्विसेज की एग्जाम में, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। और पेपर 6 और 7 है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आप ऑप्शनल लेंगे उसके 2 पेपर रहेंगे। तो ये तो जो फ्रेंड्स हैं ये 1 to 7 है जिसके नंबर आपके जुड़ेंगे। सो 215 to 7, 1750। और इसके अलावा 2 पेपर रहते हैं जो कि आपका इंग्लिश एंड 1 लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज जो भी आप चूज करें, उन पेपर्स को क्वालिफाई करना होता है, उन पेपर्स को आपको उसको पास करना होता है। तो उसके जो मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल रैंकिंग में नहीं ऐड होंगे, बट उनको पास करना जरूरी है। तो मेंस के लिए कुछ बातें मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आपका जो माइंड में चीज है, जो भी आप उस इशू के बारे में सोचते हो, उसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रॉपरली। सो यू नीड टू write and express yourself properly if you want to score well in the mains examination। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आपको रिपीटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। तो रिपीटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलोंग विद योर रिपीटेड रिवीजन। तो रिपीटेड रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं? रिपीटेड रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आपके खुद के नोट्स हो। तो वो खुद के नोट्स ऐसे नहीं है कि आपका कोई एक मटेरियल आप पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, उसको पूरा अलग से आप डेवलप करो, आप कहीं लिखो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वॉट यू कैन डू इज, जैसे जो मैं करती थी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ, तो उस चैप्टर की शुरुआत में मैं उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बना के एक अलग से पेपर मैं उसको स्टेपल कर लेती थी। तो उसमें क्या है कि जब मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे याद में रहेगा कि इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जब आप एंड में जब फ्रेंड्स रिवीजन करोगे तो आपके पास ऐसा होगा टाइम कि आपको एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ डालना है या 2 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और मेंस में तो क्योंकि ये बैक टू बैक पेपर होते हैं तो आपको टाइम ही नहीं होता, और सुबह शाम में भी लिखना होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप पूरा बुक उठा के पढ़ो। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके खुद के जो नोट्स हैं वो इस तरीके से हो कि आपके दे शुड बी हैंडी इन व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, एंड यू शुड बी एबल टू रिवाइज देम वेरी फ्रिक्वेंटली। आप उनकी रिपीटेड रिवीजन कर पाओ। तो इसके लिए जरूरी एक तो यही है कि आंसर राइटिंग करी जाए। साथ ही साथ में आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि जो पहले के कुछ सालों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, उन पेपर्स को भी सॉल्व करके आप देख सकते हो। तो ये रिपीटेड रिवीजन और ये जो आपके पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर हैं जो आप देखोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। और एक बात मैं दोबारा से यहाँ बोलना चाहूंगी कि डू नॉट बिकम अ रिसर्च स्कॉलर। पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक पे। आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें मुझे अगर 10 नंबर में लिखना है तो उसके 5 की पॉइंट या 10 की पॉइंट ये हैं, और मुझे उसको चाहे 20 नंबर में लिखना हो या मुझे 5 नंबर में लिखना हो, मुझे उसका आइडिया होना चाहिए। तो इतना ही जरूरी है जानना, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। तो ये थी बात फ्रेंड्स मेंस की। अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू इज दी ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कैसे स्ट्रेस को रिएक्ट करते हो, तो वो सब चीजें जज करता है। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो इंटरव्यू बोर्ड है वो ये जानना चाहते हैं कि आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन मतलब आप क्यों आना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट उनका एक माइंड में एक बात रहती है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि जस्ट बी नेचुरल, डू नॉट ब्लफ। मतलब आपको बहुत ज्यादा ये करने की आवश्यकता नहीं है, अननेचुरल बिहेव करने की आवश्यकता नहीं है। वर्क ऑन योर सीवी, जो आपने जब आप फॉर्म भरते हो तो आप अपनी सीवी को भरो, उसके अंदर आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नेटिव प्लेस ऑफ एजुकेशन, वर्क, हॉबीज, वो सब होंगी, उसके बारे में लिखो।
और आपका ये जो रिस्पॉन्स है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट सिस्टम्स यू वांट टू फोरसी व्हेन यू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, ये भी आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो वाई यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, आप आके देश के लिए क्या करोगे, ये सब चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो फ्रेंड्स, तो एक बात माइंड में रखिए कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो अगर आपको बाई चांस किसी भी इशू का, किसी भी टॉपिक का जो वो पूछते हैं, अगर कोई आपको आंसर नहीं आता या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप आर्ग्यूमेंट में मत एंटर कीजिए। डू नॉट एंटर इन एनी आर्ग्यूमेंट विद द इंटरव्यू बोर्ड। जो 5 मेंबर्स का बोर्ड होता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और अगर आपको डाउट है तो आप पोलाइटली एडमिट कर दीजिए दैट सर एंड मैडम, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस इशू एट प्रेजेंट, बट मैं जब भी बाहर जाऊंगी आई विल डेफिनेटली मेक माई सेल्फ अवेयर ऑफ दिस इशू, है ना। तो स्टे ग्राउंडेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड, स्टे नेचुरल, डू नॉट ब्लफ एंड स्टे पॉजिटिव। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ कैंडिडेट्स पहले से स्ट्रेस में रहते हैं कि इंटरव्यू फेस करना है, कैसे होगा। अरे जब आप इतने लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स ने जिन्होंने फॉर्म भरा और वो कई तो प्रीलिम्स में फेल हो गए या कई जो हैं वो इसमें मेंस में नहीं क्लियर कर पाए और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कुछ तो आपके अंदर है, आपके अंदर कुछ बात है, इन द सेंस कि यू हैव दैट क्वालिटी, यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस टू बी पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रखना जरूरी है और पॉजिटिव माइंडसेट से इंटरव्यू को फेस कीजिए। नाउ फ्रेंड्स, जनरली अगर हम बात करें जो स्ट्रैटेजी की, तो कैंडिडेट्स ने, जैसे यहाँ पे भी किसी ने लिखा है कि फोकस्ड कैसे रहे, और किसी ने आज पोस्टर जब मैंने डाला था उसमें भी लिखा था कि ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ और मैं फोकस नहीं कर पाता। तो फोकस कैसे करें? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपके माइंड में जो ये बात क्लियर है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आपको ये जो कमिटमेंट है ये खुद से करनी है, किसी और से नहीं करनी है। और जो हम टर्म यूज करते हैं ना फ्रेंड्स, अभी जो बोलते हैं कि क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन, तो फ्रेंड्स फ्रैंकली जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, सीरियसली तैयारी कर रहा है, वो हर एस्पिरेंट इस फेज से हमेशा गुजरता है। मैं भी अपने आप के जब वो दिन याद करती हूँ तो मैंने अपने आप को एक रूम में बंद किया हुआ था, और चाहे घर फैमिली में वेडिंग हो, चाहे कोई सोशल ओकेजन्स हो, मैं नहीं जाती थी। तो लोगों ने ये भी बोलना शुरू किया कि शी इज सेल्फिश, या ये सोशली किसी से मिक्सअप नहीं हो रही है। और इनफैक्ट मेरे फादर को रिलेटिव्स जो हैं वो इनडायरेक्टली टॉन्ट भी करते थे कि ये मेरी एक एल्डर सिस्टर भी है, यंगर ब्रदर है। तो मेरी सिस्टर उस टाइम में सीए कर रही थी, तो हम दोनों ही पढ़ाई को लेके बहुत कॉन्शियस थे, क्योंकि पेरेंट्स की इतनी स्ट्रगल देखी थी और ये लगा था कि वो जब इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम उनकी आशाओं पे खरा उतरें। तो मेरे पापा को विशेष रूप से रिलेटिव्स ये टॉन्ट करते थे कि ये पता नहीं अपनी बेटियों को क्यों इतना पढ़ा रहे हैं, ये इतना पढ़ के क्या करेंगी। तो मेरे पापा ने हमेशा उनको यही जवाब दिया कि बेटियां हो या बेटा, हमें उनको सक्षम बनाना चाहिए और उनको एजुकेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें देना चाहिए, और इसके आगे इनकी मर्जी है, इसके आगे इनको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है ये वो डिसाइड करें। तो मैं अपनी बेटियों को एजुकेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो एज अ फादर, एज पेरेंट मेरे को देना है, और उन्होंने हर फील्ड में सपोर्ट किया। आज अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों पेरेंट्स अनवेल हैं। मेरी मदर को किडनी एलिमेंट कुछ सालों से है, उनका ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, शी डज नॉट कीप वेल। और मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर डिटेक्ट हुआ है जो कि थोड़ी एडवांस स्टेज में है, तो उनका भी ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कराया है। तो हालांकि अब वो इस स्टेज में है, लेकिन उन्होंने हमेशा से मेरी इतनी सपोर्ट की, और उनका शायद कॉन्फिडेंस था, उनका जो सपोर्ट था, उस वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ।
और मेरी सभी पेरेंट्स से जो अगर ये सेशन कोई देख भी रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में आपके बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उनको बिल्कुल ही मना करें या बिल्कुल ही फ्री हैंड करें, फ्री हैंड छोड़ दें कि अच्छा जो करना है करो। बट हाँ, एज अ पेरेंट यू ऑल शुड गाइड, एडवाइज, मेंटर उनको, जो भी उनके लाइफ के लिए सही डिसीजन है उस डिसीजन को लेने में उनकी मदद कीजिए। ये एज पेरेंट गार्जियन ये सबका, हम सबका दायित्व है। तो फ्रेंड्स, बैक टू द स्ट्रेटेजी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें जो अपने गोल्स हैं उनको अचीवेबल यूनिट्स पे हम डिवाइड करें। तो वो जो अचीवेबल यूनिट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जांपल, आपका जो सिलेबस है, जैसे मैंने बताया कि आपको 12 मंथ को कुछ महीनों में ब्रेक करना है और कुछ महीनों में ब्रेक करके उनको फिर वीकली आप टारगेट कीजिए। और वीकली करने के बाद पॉसिबल होगा तो डेज, और फिर डेज के बाद आवर्स, जब आपका पीक टाइम आएगा एग्जाम देने का। तो ये तो जो है, जो आपकी ईयरली, मंथली, वीकली एंड देन मे बी डेली एंड आवरली जो स्ट्रेटेजी है ये आपको करनी होगी। और इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप एडिक्वेट ब्रेक्स लें इन बिटवीन। तो आपको जो भी चीज अच्छी लगती हो, कोई हॉबी हो, कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, या फैमिली से बात करना, फ्रेंड से बात करना, जो भी चीज हो जिससे आप हल्का महसूस करते हो, जिससे आप रिफ्रेश महसूस करते हो, मोटिवेटेड महसूस करते हो, ये भी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देन दिस, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस, है ना। तो ये आप ऐसा नहीं कि आप 2 महीने पढ़ लेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। आपके लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन भी आएंगे, लेकिन आपको फिर से अपने आप को रीजनरेट करना है, फिर से आपको मोटिवेट करना है कि कोई नहीं, मैंने 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक लिया, फिर से मैं दोबारा से पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ फ्रेंड्स, अभी जैसे कुछ क्वेश्चंस इसमें भी आए हैं और कुछ कॉमन कंसर्न हमेशा रहते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहला सवाल यही रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि 2 साल तो आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो इसके लिए एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर योर प्रीलिम्स एंड 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग व्हेन यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन। तो कम से कम 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ने होंगे। और जब आपका एग्जाम आ रहा है तो 15-16 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात मान के चलिए कि, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्वालिटी ऑफ टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन किताब लेके बैठे रहें लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा या आपको याद ही नहीं हो रहा, तो उसका भी फायदा नहीं है। सो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका ऑप्शनल कैसे चूज करें। यहाँ पे भी अभी किसी ने कमेंट लिखा था कि हाउ टू चूज ऑप्शनल। फ्रेंड्स, आप ऑप्शनल की एक बार लिस्ट देख लें, यूपीएससी की जो सिलेबस है उसमें देख लीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप इसमें कंफर्टेबल हैं, आप वही लीजिए। जैसे मेरे टाइम में 2 ऑप्शनल थे, तो मैंने 2 ऑप्शनल लिए थे, कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट थी और मैं सीएस कर चुकी थी। तो मुझे लगा कि कॉमर्स मेरे लिए इजी होगा पढ़ना। और साथ ही साथ में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए लिया क्योंकि मैंने जब उसका जब सिलेबस देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये किसी ना किसी तरह एक तो जनरल स्टडीज में भी हेल्प करेगा और ये मुझे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी हेल्प करेगा। मतलब इसमें जो मैं टॉपिक्स पढ़ूंगी वो मुझे, अगर मेरा सिलेक्शन होता है उसमें भी ये जो टॉपिक्स है, क्योंकि मैंने उस तरीके का, मैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़े थे डिटेल में, आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो मुझे लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बाद में भी हेल्प करेगा अगर मेरा सिलेक्शन होता है, तो मैंने कॉमर्स एंड पब्लिक लिया। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि आपका अगर तो वही सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप वो सब्जेक्ट नहीं रखना चाहते हैं तो आप दूसरा जो सब्जेक्ट रखेंगे उसका कम से कम 2 से 3 बार आप अच्छे से उसका सिलेबस पढ़िए और उसके लास्ट 2 से 3 सालों के क्वेश्चन पेपर जरूर देखना। तो क्वेश्चन पेपर देख के आपको आइडिया लगेगा कि आपके इस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो यू विल बी एबल टू डिसाइड। और कुछ कैंडिडेट्स ये डिसाइड करते हैं कि इसमें मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, स्कोरिंग कैसी है, स्कोरिंग कैसी नहीं है। फ्रेंड्स, स्कोरिंग तो देखो, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा उसी में आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर कोई सब्जेक्ट आपको समझ ही नहीं आ रहा, अगर आप उसमें लिख ही नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो लेके क्या करोगे, चाहे उसमें और कैंडिडेट्स के अच्छे नंबर आते हो।
तो आप तो वही लिखो, आप तो वही लो जिसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को. सो तो टेक अ सब्जेक्ट इन विच यू फील कंफर्टेबल, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ. ठीक है. अब फ्रेंड्स एक बात आती है हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स की. मैं ये बात मानती हूं कि जो लिटरेचर, जो मटेरियल अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, शायद इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फ्रेंड्स हिंदी से भी हर साल कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं और क्वालिफाई करते हैं, अच्छी रैंक्स पे आते हैं. तो आपका जो मीडियम है आप इसलिए बिल्कुल मत चेंज कीजिए कि आप हिंदी मीडियम में नंबर नहीं आ रहे. अगर आपने सपोज स्कूल में, कॉलेज में अगर आपने हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई करी है तो आप सिविल सर्विसेज में, इंग्लिश में तो आप नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे प्रॉपरली. ठीक है. तो इस इशू को सोचते हुए कि इसमें नंबर आएंगे या नहीं आएंगे और आप अगर अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चेंज करते हो तो वो ठीक नहीं है. आप वही मीडियम लीजिए जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो. नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है कि कोचिंग कितनी जरूरी है, इज कोचिंग रिक्वायर्ड और नॉट. तो कोचिंग में फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी अप्रोच क्या है. कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो कोचिंग में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स कोचिंग में कंफर्टेबल नहीं होते. तो जो कंफर्टेबल नहीं होते तो उनको तो डेफिनेटली कोचिंग का कोई फायदा ही नहीं है. तो मेरे जैसे कैंडिडेट्स जो थे, मैंने कॉलेज तक कोई कोचिंग नहीं ली. इवन सीएस में भी मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी, वो भी हमारा जो इंस्टीट्यूट था ICSI उसमें क्लासेस होती थी, वो मैंने अटेंड करी थी. तो मुझे भी आदत नहीं थी. तो मैंने अपने टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम में मैंने कोचिंग कम ली थी, मैंने ज्यादातर घर रह के पढ़ाई करी. और आज के दिन में तो बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि आपको इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल भी ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, लेक्चर्स हैं ऑनलाइन हैं अवेलेबल, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. ग्रुप स्टडी एक ऑप्शन है जिसको हम ग्रुप स्टडी को भी हम यूज में लेके आ सकते हैं. तो कोचिंग में देखिए ये भी हमें जानना जरूरी है कि एक तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप जहां रहते हैं वहां पे अच्छी कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हो. सो इट में ऑल्सो इन्वॉल्व शिफ्टिंग फ्रॉम योर टाउन. आप जहां पे रह रहे हैं वहां से शिफ्ट भी करना हो सकता है, या ये भी करना हो सकता है कि वहां पे इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मनी, फाइनेंसिस का भी इशू है. तो आप ये सब को ध्यान में रखते हुए डिसाइड कीजिए कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी. एंड देन आई थिंक अगर कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो बिना कोचिंग के भी हर साल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है. तो यू आर द बेस्ट वन टू डिसाइड कि आपके लिए क्या ठीक है. फ्रेंड्स अब मैं थोड़े से बीच में, बिफोर आई विल डिस्कस फर्दर, क्योंकि ऑलरेडी 44 मिनट्स हो गए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जो मेरे जब मैंने यहाँ पे सेशन के बारे में ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाला था तो कुछ क्वेश्चंस उसमें आए थे और कुछ क्वेश्चन इसमें भी आए हैं. तो मैं अब क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट कर दूं क्योंकि एक लाइव सेशन है. तो किसी ने ये पूछा कि मैम मैं कंटिन्यू नहीं रह पाता, मतलब कुछ दिन पढ़ता हूँ फिर मेरे से कुछ दिन पढ़ाई नहीं हो पाती जिसके कारण मेरा गोल कंप्लीट नहीं हो पा रहा और मैं डिप्रेस हो जाता हूँ. कृपया करके बताएं ये मैं कैसे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखूं. फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको, मैंने जो पहली बात बताई कि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप सिविल सर्विसेज क्यों देना चाहते हो. तो अगर आपके माइंड में ये बर्निंग पर्पस है, आपका ये गोल क्लियर है कि हाँ मेरे को ये इसलिए चाहिए, मुझे देश सेवा करनी है, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो ये तो आपको माइंड में रखना ही होगा कि ये तैयारी उतनी आसान नहीं है. लेकिन उतनी आसान नहीं है तो उतनी मुश्किल भी नहीं है, हर साल कैंडिडेट्स करते हैं. तो ये आपको माइंड में रखना ही है कि 2 साल कम से कम आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप तैयारी शुरू करना. आप ऐसे बिल्कुल भी मत करना कि आप दो महीने पढ़ो और उसके बाद छोड़ दो, उसका कोई फायदा नहीं है. और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए देते हैं या अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए कि हम तो सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं. तो प्लीज ये सब नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है. जो आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हो. बी ट्रूथफुल इन योर एफर्ट्स. तो ये जरूरी है कि आप अपना जो भी डिसीजन ले अच्छी तरह लें, और जब आप डिसीजन ले रहे हो तो उसमें अपने 100% एफर्ट देने बहुत ज्यादा जरूरी है. एक और क्वेश्चन आया कि somebody, आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम्स डेलिबरेटली, somebody इज फ्रॉम दरभंगा बिहार, कि मैम आई एम गुड एट स्टडी बट माई कम्युनिकेशन स्किल इज टू वीक and I feel very weak, uncomfortable in speaking or talking in public. Don't you think that I will not be able to speak in public? Should I go for UPSC civil service examination?
फ्रेंड, आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप सिविल सर्विसेज में नहीं सिलेक्ट हो पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। आपका जो जज्बा है, आपका जो जुनून है, वो आपको इस एग्जाम को तैयारी करने में मदद करेगा। और रही बात कम्युनिकेशन स्किल की, तो वो तो बहुत इंप्रूव हो सकते हैं। अगर फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने स्कूल टाइम में मैंने कभी भी डिबेट्स डिस्कशंस में पार्ट नहीं लिया। मैं ओरिएंटेड थी थ्रू वर्ड स्टडीज, बट मेरा राइटिंग एक स्किल था, मैं राइटिंग की तरफ ओरिएंटेड थी। मैं अपने आप को, मेरे जो आंसर्स थे वो मैं अच्छे लिख पाती थी, लेकिन मैं उस तरीके से एक्सट्रोवर्ट नहीं थी। मैं एक अपने आप में सीमित इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं, उस तरीके की मेरी पर्सनालिटी थी। मैंने डिबेट्स डिस्कशन में, स्पीचेस में बहुत ज्यादा पार्ट नहीं लिया। इवन कॉलेजेस में भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया, इवन दो आई वॉज पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। तो जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुए, मुझे लगता है कि मैंने तैयारी में भी इम्प्रूव किए। मेरे फ्रेंड्स थे, उनके साथ जब मेरा इंटरव्यू का कॉल आया तो हमने ग्रुप डिस्कशंस किए। मॉक इंटरव्यूज मैंने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में किए। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मेरे ट्रेनिंग में गई, तो तब से लेके आज तक मैंने अपना कम्युनिकेशन स्किल, जो मैं जैसे आज आप लोगों से बात कर रही हूँ, आज जो सेशन कर रही हूँ, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है। मैंने त्रिपुरा में अपनी सर्विस करी, वहां जाके मैंने बंगाली सीखी, और मैंने बंगाली लैंग्वेज में वहां पे उसकी स्क्रिप्ट भी सीखी, वहां पे बोलना भी सीखा। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो हम सब इंडिविजुअल्स, कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी 100% सब कुछ नहीं जानता। तो आप सिर्फ इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए, इस इशू को ध्यान में रखते हुए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप सिविल सर्विसेज तैयारी ना करें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल तो जरूर इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपके मन में ये क्लियर है कि आपको करना है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो अबाउट इट। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मैम, व्हाट शुड वी टेक केयर व्हाइल राइटिंग एसे पेपर एंड एथिक्स पेपर? फ्रेंड्स, अगर मैं एसे और एथिक्स पेपर की बात करूं तो ये दोनों अलग अलग हैं। हालांकि एसे पेपर, जैसे एथिक्स पेपर मैंने बताया मेरे टाइम में नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा बताऊंगी। और एसे पेपर की अगर हम बात करें तो हमारा जो एसे राइटिंग है, इसमें अगर किसी ने इस साल जो अभी मेंस हुए थे, जनवरी में मेंस हुए थे, आई थिंक देयर वर 2 एसेस टू बी अटेम्प्टेड। 2 ऐसे करने थे टोटल, आई थिंक उसमें 8 चॉइसेस थी। तो पार्ट ए में 4 क्वेश्चंस थे, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन थे, और दोनों में से एक एक हमको करना था। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये है, सबसे पहले तो आप टॉपिक को समझो कि टॉपिक क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। और सेकेंडली, फिर आप जब टॉपिक को समझते हो तो आप बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग, यू शुड मेक अ स्ट्रक्चर। आप ब्रीफली आपकी जो शीट होगी उसमें रफ स्पेस बैक साइड में, चाहे आपको जैसे भी ठीक लगे, बैक साइड में आप बना लो, और उसके अंतर्गत आप रफ स्पेस में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो। और वो स्ट्रक्चर क्रिएट करके उसमें आप लिखो कि आपके मेन एरियाज क्या होंगे, आपके पॉइंट्स क्या होंगे, और फिर उसमें सब पॉइंट्स को ऐड करो, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर स्ट्रक्चर ऑफ द एसे बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग। और ऐसे के लिए भी फ्रेंड्स जरूरी है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जब मैंने मेंस की तैयारी की बात करी, कि आपको थोड़ा रिवीजन, द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप ऐसे की तैयारी आप कर रहे हो। और जब आपकी तैयारी करोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि ये फॉर एग्जाम्पल इतने मार्क्स का जो ऐसे का जो है, हमारा जो टॉपिक है, उसमें हमें इतने वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली लिखने हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको कवर करनी है। एंड वंस यू स्टार्ट राइटिंग यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड देन फॉर एथिक्स पेपर, आई थिंक इट इज, एथिक्स पेपर के लिए भी सेम ही बात है कि आपको, सम पीपल फील कि एथिक्स जो है फिलॉसफी ओरिएंटेड है। फ्रेंड्स, फिलॉसफी ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। एथिक्स जो है, दे बेसिकली ट्राई टू जज कि एक सिविल सर्वेंट, एक ऑफिसर जब फील्ड में पोस्टेड है, अगर उसके सामने कोई सिचुएशन आएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कम्युनल सिचुएशन है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको अर्जेंटली ऑन फील्ड आपको अपने लेवल पे कोई डिसीजन लेने हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो वो जो है आपका बेसिकली द वे यू थिंक, द वे यू आर ओरिएंटेड, दे ट्राई टू जज दैट। सो इसके लिए भी यही इंपॉर्टेंट है कि यू शुड प्रैक्टिस
your answer, you should have practicing of the answers before you actually go for the essay, for the ethics paper also. कुछ क्वेश्चंस और हैं फ्रेंड्स, मैं ब्रीफली कुछ लेना चाहूंगी. Is it possible to prepare for UPSC at home? फ्रेंड्स, यूपीएससी एट होम तो बिल्कुल हो सकता है. मैंने भी यूपीएससी एट होम ही किया, मैंने भी घर रह के ही किया. मैंने जैसे बताया कि कोचिंग ली बट बहुत लिमिटेड ली, और मेरे लिए लबासना मसूरी वाज द फर्स्ट हॉस्टल. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं. तो ये आप सोचो, आपको घर में रह के तैयारी करनी है या कोचिंग लेनी है, आपको दूसरे जगह शिफ्ट होना है, तो घर में रह के बिल्कुल तैयारी हो सकती है. अच्छा, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस अभी जैसे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी कुछ पोस्ट किए हैं. तो एक क्वेश्चन उस पे था, मैम आपका ऑप्शनल क्या था? तो ये मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था. और हमारे टाइम में प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल लेना होता था, तो प्रीलिम्स में कॉमर्स था, और मेंस के टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ऐड किया था, तो कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था. कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में रेकमेंड दीजिए मैम, ये किसी ने लिखा है. फ्रेंड्स, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या बुक्स के बारे में मैं जनरली रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आप किस एरिया में हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं. तो आई कैन नॉट स्पेसिफिकली नहीं आपको बता सकती. आप इस पे तो आपको थोड़ा अपने लेवल पे ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैम व्हाट इज योर एक्सपीरियंस आफ्टर सिलेक्शन? कितने चैलेंजेस स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं एक आईएएस ऑफिसर को? फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रगल और चैलेंजेस की बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो चैलेंज है, उसमें जो स्ट्रगल है, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रगल है सिलेक्शन के बाद, उसके कहीं ज्यादा चैलेंजेस हैं हमारे सिलेक्शन के बाद जब हम सर्विस में आते हैं. लेकिन साथ साथ में अपॉर्चुनिटी भी है. सो द चैलेंजेस आर ऑल्सो गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी. जैसे मैंने त्रिपुरा में रह के काम किया, फिर मैं हरियाणा में आई, तो त्रिपुरा में रिमोट एरियाज में मैंने काम किया, जहां मेरी एसडीएम शिप थी अंबासा सब डिवीजन में. उसमें कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे उस टाइम में, आई एम टॉकिंग वे बैक इन 2010, तो उस टाइम में पैदल चल के जाना पड़ता था 4-5 किलोमीटर. तो हम जाते थे उन विलेजेस में, उन विलेज कमिटीज में, वहां ट्राइबल लोगों से बातचीत करना. और वहां पे कुछ एरियाज में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि हमने जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज थी, पीएचसी सर्विसेज और स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पे जो लोकल बीएसएफ हैं, वहां के ऑफिशियल्स की मदद ली, उनको रहने की जगह उन्होंने दिलवाई. तो वो जो ऑफिशियल्स थे वो वीकडेज में वहां ट्रैवल करते थे, फिर वो वीकेंड पे घर आते थे, फैमिली से मिलते थे, देन दे वुड अगेन गो बैक एंड रिपोर्ट ऑन मंडे. तो इस तरीके से चैलेंजेस बहुत हैं, स्ट्रगल्स बहुत हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है काम करने की. और यही एक सेटिस्फेक्शन है जो हमें दिन रात मोटिवेट करती है. ये जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये जो कंटेंटमेंट है, आई थिंक दिस इज स्टिल अनपैरेलल टू एनी अदर सर्विस इन द कंट्री. मुझे बहुत लगता है कि मेरे को बहुत सौभाग्य मिला कि मैं इस सर्विस का पार्ट बन पाई, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाऊं. किसी ने एक और सिमिलर क्वेश्चन पूछा है कि मैम व्हाट आर द स्ट्रगल्स और चैलेंजेस यू आर फेसिंग एज अ लेडी ऑफिसर एंड हाउ डू यू बैलेंस प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ? फ्रेंड्स, मैं एक बात क्लियर करूं कि चाहे एक ऑफिसर मेल हो या फीमेल हो, स्ट्रगल्स चैलेंजेस दोनों के ही पार्ट में लाइफ में आएंगे. लेकिन हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि फीमेल की लाइफ में शायद थोड़े स्ट्रगल ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि हमें कुछ ऐसी जिम्मेवारियां नेचर ने दी हुई हैं जो हमें करनी है. फॉर एग्जाम्पल, बियरिंग अ चाइल्ड, गिविंग बर्थ टू अ बेबी, एंड देन टेकिंग केयर ऑफ द किड्स. कुछ ऐसे काम हैं जो एक फीमेल को आज भी करने हैं. तो ये जो चीजें हैं, इनको हम नकार नहीं सकते, इनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और कई बार ऐसे होता है कि योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट्स डू नॉट मैच और गो इन टैंडम विद ईच अदर, रादर दे आर इन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. तो इन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर क्या मतलब हुआ कि वो कई बार आपका करियर प्रोग्रेशन भी कर रहा है क्योंकि आपके प्रमोशंस होंगे, और देन यू आर इन योर फैमिली वे, यू आर ऑन लीव, यू हैव टू टेक लीव. तो ये सब जो चीजें हैं, ये तो डेफिनेटली एक चैलेंज है एक लेडी ऑफिसर की लाइफ में. लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये हमें मजबूत बनाती हैं. दे ऑल मेक द ऑफिसर स्ट्रांग, दे ऑल मेक द ऑफिसर
more resilient to face them with their strength and courage. और आज अगर हम देखें तो लेडी ऑफिसर्स इंडिया में हर स्टेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. दे आर हेडिंग स्टेट डिपार्टमेंट्स, दे आर चीफ सेक्रेटरीज. और नेशनल लेवल में भी कई मिनिस्ट्रीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वी हैव विमेन सेक्रेटरीज. तो डेफिनेटली इट इज नॉट दैट इजी, बट ये भी बात है कि चैलेंज है तो अपॉर्चुनिटी भी है. और एक लेडी होने के नाते मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि शायद मुझे सिविल सर्विसेज में आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरा जो ओवरऑल ओरिएंटेशन था, मेरा जो चीजों को देखने का नजरिया था वो भी बदला. बहुत कुछ मैंने सीखा. आई हैव मैच्योर्ड एज एन इंडिविजुअल एंड माय आउटलुक हैज एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट. कुछ क्वेश्चंस हैं. स्ट्रेटजी फॉर बिगनर्स हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज. फ्रेंड्स, ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज का तो मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप कुछ पार्ट टाइम कुछ जॉब कर रहे हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो या कोई हायर एजुकेशन का कोर्स कर रहे हो तो उसके साथ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा आवश्यक है. उसके साथ में आप कैसे अपने समय को बैलेंस करोगे बहुत ज्यादा आवश्यक है. और 8 से 10 घंटे क्योंकि आपको कम से कम 1 साल प्रीलिम्स देने से पहले पढ़ने हैं तो वो आप देखिए. और फिर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उस टाइम में क्या आप छुट्टी ले पाओगे. सपोज प्रीलिम्स देना है तो 1 महीने पहले 2 महीने पहले आप छुट्टी ले पाओगे, मेंस से पहले छुट्टी ले पाओगे. तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स एंड द बुक्स ऑल्सो मैगजीन्स. फ्रेंड्स, मैगजीन्स तो मैं नहीं यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगी, बट करंट अफेयर्स तो ये है कि कई बार प्रीलिम्स में क्या होता है कि 1 महीने पहले तक का भी करंट अफेयर जो है वो भी पूछा जाता है. तो ये तो आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा, है ना. तो ये अपडेट आपको करना पड़ेगा. और इसके अलावा हमारे पास में जो मटेरियल है, जो बेसिक मटेरियल है, उसको भी आपको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. फ्रेंड्स, इट इज ऑलरेडी 58 मिनट्स और मेरा जनरली मैं सेशन 1 घंटे से ऊपर का नहीं रखती हूँ. तो क्वेश्चंस और भी हैं, हालांकि रिपीटेड हैं. इसमें जो कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं मैंने देखा है हिंदी मीडियम वालों के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन सा कोचिंग मटेरियल अच्छा है. तो फ्रेंड्स, फ्रैंकली मैं बुक्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं रेकमेंड करती हूँ क्योंकि आई डू नॉट मैं किसी के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलती हूँ. ये आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है. लेकिन अगर आपकी कुछ और भी क्वेरीज हैं आप इसमें लिख सकते हैं. मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं अपने कमेंट सेक्शन में ही इनका रिप्लाई करूं. मैं कोशिश करूंगी उनमें रिप्लाई करूं. और इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेरे जो लाइव सेशंस हैं, मेरे यूट्यूब चैनल है, उसमें भी ये रिकॉर्ड होके वहां पे डाल दूंगी मैं. और पहले के भी जो सेशंस हैं उसकी भी वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी. तो अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं. सो टुवर्ड्स द एंड मैं थोड़ी आज देश की युवा शक्ति, क्योंकि मेरे साथ में मोस्टली युवा शक्ति जुड़ी है, तो उनके लिए कुछ 2-3 बातें कुछ एंड में बोलना चाहूंगी उनको, उनकी प्रेरणा के लिए कि युवा हमारे नए भारत का कर्णधार भी है और विस्तार भी है. युवा हमारे नए भारत का कर्णधार भी है, विस्तार भी है. और युवा नए भारत का नियंता भी है, नेतृत्व करता भी है. और युवा शक्ति से ही बदल रहा है देश का परिवेश और परिवेश से बदल रहा है हमारा पूरा देश. तो हम अपने देश की उन्नति प्रगति में अपना योगदान दें. हम जिस भी प्रोफेशन में जाएं, जरूरी नहीं आप सिविल सर्विसेज ही ऑप्ट करो, आप चाहे अपना बिजनेस सेटअप करो, एंटरप्रेन्योर बनो या जॉब करो, जिसमें भी जाओ आप अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करते रहो. ये आपको जहन में आपके रहना चाहिए. वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग. और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हम ये देखें कि हम देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और आपका छोटा छोटा एफर्ट भी किसी के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है. तो उस पे आप ध्यान दें. कुछ पंक्तियां मैं कभी लिखती भी रहती हूँ या कुछ मैं पढ़ती भी रहती हूँ. तो आज मैंने कुछ पंक्तियां मैं देख रही थी, किसी और की हैं, वो मेरी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी. मैं वो आप सबके लिए एज मोटिवेशन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो. हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो. हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ,
मगर फिर भी जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। तो जीतने की उम्मीद जो है, आपका जो हौसला है, आपका जो करेज है, वो हमेशा से आप अपने आप को जिंदा रखो। और इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। ऐसा हो सकता है कि आपने आज तक नहीं सोचा होगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या आपको बिजनेस सेटअप करना है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं आप कुछ पढ़ें। मेरी भी प्रेरणा मैंने अपनी डिराइव की है अपनी लाइफ में, कई लोगों से डिराइव किया, कई लोगों से बहुत कुछ सीखा, कई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो उनको मैं हमेशा से धन्यवाद देती आई हूँ। और एक डेली या लर्निंग प्रोसेस है, तो हम एक दूसरे को सिखाते रहें, एक दूसरे से सीखते रहें। और जितने भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, हमारी तरफ से बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल शक्ति अभियान, सेव एनवायरमेंट, और हमारे एंटी डाउरी कैंपेन, बहुत सारे ऐसे सामाजिक प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हमें जो है युवा शक्ति की आवश्यकता है, आप जैसे फ्लैग बेरर्स की आवश्यकता है। तो आप सब लोग उसमें अपना योगदान देते रहें। आप सबका आज मेरे साथ सोनल गोयल आईएएस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप